नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अंडमान घूमने का विचार बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको लेकर चलेंगे हैवलॉक आइलैंड की सैर पर, जिसका नया नाम है स्वराज द्वीप। यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही आपको जानकारी भी देंगे कि कैसे आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए अपना टूर प्लान कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर घूमने आ सकते हैं, कितने दिनों की आपको आवश्यकता होगी। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं अंडमान के इन खूबसूरत स्थानों को। इस टूर के दौरान हमारा सीक्वल कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हम चलेंगे पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड के लिए, जिसे अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। हैवलॉक आइलैंड पहुंचने के बाद सबसे पहले हम चलेंगे एलिफेंट बीच के लिए, जो कि वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एलिफेंट बीच के बाद हम चलेंगे राधानगर बीच को एक्सप्लोर करने, जो कि वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक है। राधानगर बीच के बाद हम चलेंगे गोविंद नगर एंड काला पत्थर बीच के लिए, जो भी काफ़ी खूबसूरत हैं। अंडमान घूमने के लिए हमने एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर इस ट्रिप की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हैवलॉक आइलैंड के लिए। अब हम आ चुके हैं पोर्ट ब्लेयर की हेडो जेट्टी पर, जहां से हम जाएंगे फेरी के थ्रू हैवलॉक आइलैंड के लिए। फेरी एक तरह का छोटा जहाज़, एक छोटा क्रूज़ होता है, जिससे कि हम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाते हैं। हैवलॉक आइलैंड जाने के लिए अब हमने अपनी फेरी के अंदर प्रवेश कर लिया है और जिस फेरी को हमने चूज़ किया है ये एक प्राइवेट फेरी है, जो कि है नॉटिका कंपनी की। इस फेरी के अंदर दो डेक्स होते हैं, एक अपर डेक एक लोअर डेक। हमने इसका अपर डेक वाला पोर्शन चूज़ किया है, जिसे रॉयल क्लास बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर का बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। जो सनराइज़ है या फिर जो समुद्र का नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, और अगर आप विंडो साइड लेते हैं तो काफ़ी अच्छे पिक्चर्स आप क्लिक कर पाते हैं। अब फेरी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फेरी दो प्रकार की होती है, एक गवर्नमेंट फेरी, एक प्राइवेट फेरी। जो गवर्नमेंट फेरी होती है उसका टिकट थोड़ा कम होता है, लगभग 700-800 रुपये एक पर्सन का होता है, अगर आप हैवलॉक आइलैंड जाना चाहते हैं पोर्ट ब्लेयर से। पर प्राइवेट फेरी का टिकट चार्ज गवर्नमेंट फेरी से काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन प्राइवेट फेरी में हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है। साथ ही प्राइवेट फेरी की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, जिससे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेरी के अंदर अपर डेक और लोअर डेक होते हैं। अपर डेक तो हमने देखा, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ फेरी के निचले वाले भाग में, जिसे लोअर डेक कहा जाता है, और ये लग्जरी कैटेगरी का पोर्शन होता है। और अगर डिस्टेंस के बारे में बात करें तो पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड का डिस्टेंस है लगभग 59 किलोमीटर्स का।
लगभग 1.5 घंटे की जर्नी के बाद अब हम पहुंच चुके हैं स्वराज द्वीप, जिसका पुराना नाम था हैवलॉक आइलैंड। और जिस फेरी के थ्रू हमने इस यात्रा को करा वो नॉटिका की थी, जो कि बाहर से देखने में कुछ इस प्रकार की लगती है। नॉटिका फेरी के चार्जेस के बारे में अगर बात करें तो इसके चार्जेस नीचे और ऊपर वाले फ्लोर के थोड़े अलग अलग होते हैं। लगभग 200-250 रुपये का अंतर होता है। नीचे अगर आप सीट चूज़ करते हैं या ऊपर चूज़ करते हैं, हमने ऊपर वाली रॉयल क्लास कैटेगरी को चूज़ किया था, तो हमारा लगभग 1900 रुपये पर सीट का कॉस्ट लगा था पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड आने तक का। लेकिन अगर आप नीचे वाली सीट चूज़ करते हैं जो कि लग्जरी कैटेगरी की है, तो उसमें लगभग 1700 रुपये पर पर्सन का चार्ज लगता है। 200 रुपये का अंतर है। बाय द वे, ये हैवलॉक आइलैंड की जेट्टी है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और इस तरह से टूरिस्ट के जो बैग्स वगैरह हैं, यहाँ पर जो लगेज अंदर लेके जाते हैं वो उतारते हैं सबसे पहले, उसके बाद टूरिस्ट बाहर आके अपने लगेज यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। हैवलॉक जेट्टी से बाहर निकलते ही हमें एक गाड़ी लेने आ चुकी है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब इसी गाड़ी के थ्रू हम हैवलॉक आइलैंड के सभी स्थानों को घूमेंगे। हैवलॉक आइलैंड में सबसे पहले हम चल रहे हैं एलिफेंट बीच को एक्सप्लोर करने, जो कि हैवलॉक आइलैंड यानी कि स्वराज द्वीप का एक बहुत ही फेमस बीच है। और यहाँ पर कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। ये जो बीच है स्पेशली एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। लेकिन एलिफेंट बीच तक जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक तो हम बाय वॉक जा सकते हैं, पैदल वाला रास्ता थोड़ा जंगल से होकर जाता है। अगर आप चाहें तो गाइड की सहायता से उस रास्ते को पार करते हुए पैदल जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है इस तरह की स्पीड बोट से जाना। इसका 1000 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है आने और जाने का। अभी हमारे साथ एक लोकल पर्सन है जो कि हमें एलिफेंट बीच के लिए थोड़ा सा गाइड करेंगे और ये बताएंगे कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर थोड़ा सा एलिफेंट बीच के बारे में बताइएगा। सर यहाँ से हम जाते हैं अराउंड 4.5 किलोमीटर्स बोट पे, और हम वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हमें एक्टिविटीज़ कराई जाती है। जैसे बोट के टिकट्स के साथ में आपको 1000 रुपीज़ का टिकट पड़ता है, जिसमें आपको स्नॉर्कलिंग वो फ्री देते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। और उसके बाद आप जो भी एक्टिविटीज़ आप देखते हो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके जा सकते हैं। आप वो एक्टिविटी का मज़ा ले सकते हैं। वहाँ पे अपने को 3 घंटे का टाइम मिलता है वहाँ पे एक्सप्लोर करने को। मतलब अगर मैं सुबह से बात करूं तो सुबह से शाम तक क्या टाइमिंग है एलिफेंट बीच? मॉर्निंग 8:30 हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बोट्स, और वहाँ पहुँचने के बाद अपने को 3 घंटे मिलते हैं। और टिल 1 o'clock यहाँ से लास्ट बोट निकलती है हार्बर पॉइंट से। तो वहाँ पहुँचने के बाद अब टिल 3-3:30 तक एक्सप्लोर करके वापस आ सकते हैं। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो एलिफेंट बीच 3-3:30 बजे तक क्लोज हो जाता है। यस एक्चुअली यस। इसका क्लोज होने का कारण क्या है? ये एक्चुअली एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर पे है। तो यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को थोड़ा सा जगह दिया गया है कि आप एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करवाओ वहाँ पे। और वहाँ की रीफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कोरल रीफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तो इसलिए आप जाते हैं वो चीज़ें देखने के लिए। ओके सर। हैवलॉक जेट्टी पर ही आपको कई सारे टिकट काउंटर्स नज़र आएंगे, जहां पर आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के टिकट यहां से प्री बुक भी कर सकते हैं। यहां से मतलब आपको पहले तो स्पीड बोट से ले जाया जाता है, लेकिन आप साथ में ही यहीं पे जो वाटर एक्टिविटीज़ है उनके एडवांस टिकट परचेज़ कर सकते हैं ताकि डायरेक्टली आप वहां जाके कर लें। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं लेना चाहते तो एलिफेंट बीच पर भी इस तरह के काउंटर्स बने हुए हैं, जहाँ पर जाकर भी आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। এটা আপনার বোর্ড ফার্স্ট বক্সে আপনার পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস এটা লিখতে হবে, এখানে আপনার ঘরের অ্যাড্রেস। एलिफेंट बीच जाने के लिए हमने तो अपना टिकट परचेज़ कर लिया है जो कि है 1000 रुपीज़ पर पर्सन का। इसमें स्नॉर्कलिंग कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, लेकिन एक बोट की कैपेसिटी है 10 मेंबर्स की और अभी हम 2 ही व्यक्ति आए हैं, तो यहाँ पर 8 व्यक्तियों का और आना बाकी है, तब जाकर ये बोट पूरी कंप्लीट चलती है। क्योंकि पूरी बोट का चार्ज होता है 10,000 रुपये, क्योंकि पर पर्सन का 1000 रुपीज़ होता है। लेकिन जब 10 लोग पूरे हो जाते हैं तब जाकर ये बोट चलती है।
अब हमारी स्पीड बोट राइड की शुरुआत हो चुकी है। टोटली बोट के अंदर 10 मेंबर्स आना ज़रूरी होते हैं और अब 10 मेंबर्स पूरे आ चुके हैं और इसी के साथ जो बोट राइड है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये स्पीड बोट है, इस वजह से यहाँ साइड्स में आपको पानी उछलता हुआ काफ़ी नज़र आएगा और ये राइड बड़ी इंजॉइंग होती है। वैसे टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो हैवलॉक जेट्टी से जो एलिफेंट बीच का डिस्टेंस है वो लगभग 4.5 किलोमीटर का है, जिसे पार करने में लगभग 20-25 मिनट या आधा घंटे के लगभग लगता है। और इस खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम इस बोट राइड को एंजॉय कर सकते हैं। एलिफेंट बीच तक पहुंचने के लिए जिस स्पीड बोट का हम इस्तेमाल करते हैं ये भी एक तरह की बहुत ही एडवेंचरस राइड होती है, क्योंकि इस स्पीड बोट के दौरान पानी उछलते हुए ऊपर की ओर आता है और ये अनुभव भी काफ़ी अच्छा लगता है। तब काफ़ी खूबसूरत नेचर को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच चुके हैं एलिफेंट बीच, जो कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ पर 2 पार्टीशंस किए गए हैं। एक पार्टीशन जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ ये वो पार्टीशन है जहाँ पर स्नॉर्कलिंग कराई जाती है, या फिर अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं तो इस एरिया में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती, क्योंकि एक्टिविटीज़ की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता था नॉर्मल लोगों को जो स्विमिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से ये एक आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर की एक लाइन बना रखी है, एक तरह का छोटा सा ब्रिज है जो फ्लोटिंग ब्रिज हम इसे बोल सकते हैं। इसके पार वाला जो एरिया है वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए रिजर्व किया गया है। उस एरिया में एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं और इस एरिया में आप स्विमिंग कर सकते हैं। वेलकम टू एलिफेंट बीच। मेरा नाम राकेश है। ये प्लेस के बारे में छोटा सा शॉर्ट ब्रीफिंग में आपको दूंगा सर। ये जो प्लेस है आपका वाटर एक्टिविटी के लिए फेमस है और रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में आता है, तो कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करना होता है। जैसे आपके बोट कैप्टन ने आपको जहाँ पे ड्रॉप किया है वो कॉर्नर प्लेस से लेके ये कॉर्नर प्लेस तक, दिस इज ओनली द एक्सेसिबल एरिया। ये एरिया छोड़ के अंदर जंगल में जाना पूरा मना है, थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। किसी भी तरह का वेस्ट है डस्टबिन यूज़ करना है, स्मोकिंग अल्कोहल यहाँ पे फुल्ली मना है। वाटर एक्टिविटी के लिए कुछ फैसिलिटीज़ है जो आप यहाँ पे यूज़ कर पाते हैं। जैसे पीछे कॉर्नर में एक येलो कलर का हट आपको मिलेगा, वो आपका लेडीज चेंजिंग रूम है। ये साइड कॉर्नर में एक ग्रीन हट आपका जेंट्स चेंजिंग रूम है। चेंजिंग रूम्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सेक्शन में जो ग्रीन हट है सारा पेड वॉशरूम है, आप पे करके वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। किसी को भी लॉकर चाहिए होगा, ये जो 2 ब्लू शेड्स है उसके पीछे आपको लॉकर मिलेगा। 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे, 3 घंटे के लिए लॉकर आप यूज़ कर पाओगे। एडवेंचर एक्टिविटी वाले पोर्शन में अब मैं पहुंच चुका हूं। जितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं अभी फ़िलहाल हमारे सराउंडिंग में है, ये कई सारी राइड्स होती हैं इस तरह की। और ये जो आप देख पा रहे हैं जैसे बनाना राइड, ये इस तरह की डिस्को राइड, ड्रैगन राइड, इन सभी राइड्स का चार्ज लगता है 600 रुपीज़ पर पर्सन का। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कुछ मिक्की माउस की राइड्स हैं, कुछ ऑक्टोपस वाली राइड हैं। ये सभी राइड 600 रुपये पर पर्सन की होती है और 5 से 10 मिनट की इनकी राइड होती है जो ये करवाते हैं यहाँ पर। कुछ राइड्स का जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 मिनट भी रहता है, जो फास्टली होती हैं जैसे कि स्पीड बोट वगैरह। और जो जेट्स की होती है उसका यहाँ पे चार्ज लगता है 800 रुपये पर पर्सन का। लेकिन इन सभी एक्टिविटीज़ के अलावा यहाँ पर एक स्पेशल एक्टिविटी होती है जिसका नाम है सी वॉक, जिसमें कि इस तरह का हेलमेट आपको पहनाया जाता है और समुद्र के अंदर लेके जाया जाता है लगभग 10-15 फीट की गहराई में। और वहाँ पर आप सी में वॉक करते हुए
इस तरह की मरीन लाइफ को देख सकते हैं, जो फिशेस वगैरह हैं उन्हें देख सकते हैं। अंडर वाटर जो मरीन लाइफ है उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस एक्टिविटी का चार्ज लगता है 3,500 रुपये पर पर्सन का, और ये एक्टिविटी लगभग 15 से 20 मिनट के ड्यूरेशन की होती है, जिस दौरान आप समुद्र में जाते हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात इस एक्टिविटी की ये है कि इसमें आपको स्विमिंग आना ज़रूरी नहीं है, बिना स्विमिंग के भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। एलिफेंट बीच पर आपको कई सारे खाने पीने के स्टॉल्स भी नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ पर कई तरह की पापड़ी चाट है, भेलपुड़ी है, चिप्स है, कुछ इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। नॉर्मली 100-150 रुपये में, 60 रुपये में ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। इसी के साथ अगर आप ये चीज़ें नहीं खाना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्रूट्स की सुविधा भी अवेलेबल है। फ्रूट चाट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक कंप्लीट प्लेट होती है जिसमें कि ये सारे फ्रूट्स जितने भी यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं, ये सारे फ्रूट्स के कुछ पीसेस होते हैं, और 200 रुपीज़ की ये प्लेट होती है, जिसे भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। एलिफेंट बीच का पानी बहुत साफ़ है, ये एक तरह का क्रिस्टल क्लियर पानी है। अगर आप पानी के अंदर देखेंगे तो आपको मरीन लाइफ जो मछलियाँ हैं वो बहुत ही ईज़िली नज़र आ जाएगी। जो नीचे की सैंड है वो भी आप ईज़िली देख पाएंगे। एलिफेंट बीच पर अब हम स्नॉर्कलिंग की एक्टिविटी को करने जा रहे हैं, जिसमें कि कुछ इस तरह का मास्क हमें पहनना होता है और एक स्नॉर्कलिंग इंस्ट्रक्टर हमें वाटर के ऊपर फ्लोट कराते हुए लेकर जाता है समुद्र के गहरे वाले पोर्शन की ओर, जहां हम मरीन लाइफ को काफ़ी करीब से देख सकते हैं। लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्नॉर्कलिंग प्रोवाइड करते हैं वो इतनी ज़्यादा खास नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत कम गहराई वाले पोर्शन में हमें ले जाया जाता है जहाँ पर मरीन लाइफ बहुत कम नज़र आती है। लेकिन जब हम स्नॉर्कलिंग के लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे करते हैं तो ये हमें गहराई वाले पोर्शन तक लेकर जाते हैं, जहाँ से एक्चुअल मरीन लाइफ को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके चार्जेस अलग अलग होते हैं, जो कि 300 या 600 या फिर 1200 रुपीज़ पर पर्सन के होते हैं, जो कि मेनली डिपेंड करते हैं कि कितनी गहराई वाले पोर्शन तक आप जाना चाहते हैं। फ़िलहाल हमने स्नॉर्कलिंग के लिए अभी 300 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज दिया है, जिसमें कि नज़ारा कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। अब हमारी स्नॉर्कलिंग की एक्टिविटी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। हमारी इस एक्टिविटी के दौरान हमें काफ़ी मज़ा आया और मरीन लाइफ को हमने काफ़ी करीब से देखा। एलिफेंट बीच पर आप पैरासेलिंग भी कर सकते हैं। पैरासेलिंग करने का यहाँ पर चार्ज लगता है 3200 रुपये, जिसमें कि आपको एक पैराशूट में बांधकर बोट की मदद से, स्पीड बोट की मदद से खींचा जाता है, जिससे कि आप हवा में उड़ते हैं समुद्र के ऊपर। तो ये काफ़ी एडवेंचर टास्क होता है, जिसे भी आप यहाँ कर सकते हैं। एलिफेंट बीच ज़्यादा बड़ा बीच नहीं है, यहाँ पर जो सैंड एरिया है वो बहुत छोटा ही है, क्योंकि इससे पीछे जो आता है वो एक रिज़र्व फॉरेस्ट एरिया आता है, वहाँ जाना अलाउड नहीं होता। ये कुछ इस प्रकार का एरिया है, जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे। जितना बड़ा एरिया मैं दिखा रहा हूँ लगभग उतना ही है कि यहाँ इसका ये वाटर लेवल है, और वो जो लास्ट हट आपको नज़र आ रही होगी इस साइड में, ये जो हट्स नज़र आ रही है, वहाँ तक का ये बीच है। इसकी ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, थोड़ा लंबाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है। मेनली जो ये फेमस है वो यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए हैं। और अब एलिफेंट बीच को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल रहे हैं राधानगर बीच के लिए।
अब हम पहुंच चुके हैं हैवलॉक आइलैंड के सबसे ज़्यादा पॉपुलर बीच पर, जिसका नाम है राधानगर बीच। और ये बीच पॉपुलर क्यों है ये आप हमारे पीछे देख ही पाएंगे कि कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर एक साथ एंजॉय कर रहे हैं इस बीच पर, क्योंकि ये बीच बहुत बड़ा है। दूर तक देखेंगे तो इसकी लंबाई काफ़ी बड़ी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लंबाई इस साइड पर भी नज़र आती है, क्योंकि अभी हम बीच के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर खड़े हैं। तो काफ़ी बड़ा बीच है, 1-1.5 किलोमीटर लंबा। और यहाँ का जो सनसेट है, जैसे कि अभी हम शाम के समय यहाँ आए हैं, यहाँ का सनसेट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की जो सनसेट की लाइट्स हैं वो बीच पर रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं, जो कि इस नज़ारे को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। राधानगर बीच के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये एशिया का नंबर 1 बीच है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है और दूर दूर तक आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट नज़र आता है। और अगर इसको थोड़ा सा आसमान से देखें तो एक यू शेप में ये पूरा बीच बनता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पर दूर दूर तक बीच के किनारे होने की वजह से आपको कई सारे टूरिस्ट बीच के किनारे नज़र आएंगे। अगर साफ़ सफाई और नेचुरल ब्यूटी के बारे में बात करें तो राधानगर बीच बहुत साफ़ सुथरा है। जैसे कि आप अभी हमारे साथ सैंड को भी देख पाएंगे, वाइट कलर की सैंड यहाँ पर नज़र आती है, और सैंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट कि अगर आप नंगे पैर यहाँ चलें तो सैंड आपको बिल्कुल मखमल के समान लगेगी। राधानगर बीच पर अगर आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी करवाना चाहते हैं, अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स भी अवेलेबल होते हैं, जिनसे कि आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। राधानगर बीच फैमिली, फ्रेंड्स और कपल्स के लिए एक बहुत अच्छा बीच है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत अच्छा है। साथ ही अगर आप यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हनीमून कपल हैं तो उनके लिए भी काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाता है, जहाँ पर वो एकांत में बैठकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल कहें तो ये बीच काफ़ी ख़ास है और काफ़ी खूबसूरत है। राधानगर बीच के बारे में एक सिक्योरिटी वाली बात यह है कि जब यहाँ सनसेट का टाइम हो जाता है, शाम ढलने लगती है, तो उस दौरान लोगों को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है। सर, यहाँ से ये बाहर निकलने का टाइम क्या होता है रोज़ रेगुलर का? आप यहाँ से अगर आपको जाना है जी, तो आप नॉर्मली जा सकते हैं 10 बजे तक जा सकते हैं। नहीं, पर जैसे पानी से बाहर निकालने का पानी टाइम का 5 बजे देते हैं। 5 बजे रहता है। 5 बजे टाइमिंग होते हैं, पर हम अच्छा। लोग एक्स्ट्रा टाइमिंग देते हैं उसके लिए। ओके, आपके आधा घंटा लगभग 5:30 तक दे देते हैं। उसके बाद हाई टाइड की वजह से निकालते हैं बाहर? नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट जो रूल है ना, गवर्नमेंट के आपका सनसेट हो जाता सनसेट हो है जाता है। उसके लिए। हाँ, ठीक है तो सर। फिर अगर कोई भी अंदर जाते हैं ना, जैसे हाँ, कुएं हाँ, बारे बड़े हाँ, बड़े, हाँ, हाँ। तो कोई भी अंदर जाते तो उनको दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देता, और कहीं फंस कहीं फंस जाए तो हाँ। फिर हम लोग भी अगर आप नोटिस नहीं करोगे तो आप बचा नहीं सके किसी सही को। बात है, सही बात है। तो इसीलिए हम लोग निकाल जी देते जी हैं। बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू। Most- अभी राधानगर बीच में सनसेट का पूरा माहौल बन चुका है। आप देखेंगे पीछे की साइड तो सनसेट जस्ट होने ही वाला है, और सन जैसे ही सेट हो रहा है तो ये जो गोल्डन लाइट है वो पूरे के पूरे बीच पर आ रही है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हालांकि आपको थोड़ी डार्कनिंग ज़रूर नज़र आ रही होगी, लेकिन जब आप अपनी खुली आँखों से इस सनसेट को देखेंगे तो वाकई में ये सनसेट बहुत ही प्यारा है, बहुत खूबसूरत यहाँ पर नज़र आता है। अब राधानगर बीच पर सनसेट हो चुका है
और जब अंधेरा हो जाता है तो बीच का नज़ारा कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। यदि आप अंडमान की यात्रा पर हेवलॉक आते हैं तो राधानगर बीच ज़रूर आइए। क्या प्राकृतिक नज़ारा है और आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। राधानगर बीच पे भले ही सनसेट क्यों ना हो जाए, भले ही आपको पानी से बाहर क्यों ना आना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी आप राधानगर बीच का जो सैंड वाला एरिया है, जो सूखा एरिया है, वहाँ पर अंधेरे में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कुल मिला के अगर आपको इवनिंग वॉक पे आना है या फिर आप नाइट वॉक पे भी आना चाहते हैं लगभग 9-10 बजे के आसपास भी, तो भी आप यहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो लाइटिंग है वो किनारे पर आप देखेंगे इस तरह की लाइटिंग यहाँ पर जला देते हैं ताकि जो टूरिस्ट आएँ उनको थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाए। राधानगर बीच के बाहर कुछ इस तरह का एक छोटा सा मार्केट एरिया भी बनाया हुआ है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की दुकानें आपको मिल जाएंगी। जैसे अगर आप कुछ फूड्स वगैरह ट्राई करना चाहते हैं तो फूड स्टॉल्स भी हैं। कुछ अगर आप ऑर्नामेंट्स ख़रीदना चाहते हैं जो कि शेल्स वगैरह से बने हों, जो समुद्री जीवों के शेल्स खोखले होते हैं उनसे बने हों, वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही कुछ कपड़ों की यहाँ पर शॉप्स हैं। अगर आपको शॉर्ट्स या फिर टी शर्ट्स वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी है। नारियल पानी अगर पीना चाहते हैं तो नारियल पानी की भी कई सारी शॉप्स यहाँ पर नज़र आएंगी, तो उसे भी आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। हैवलॉक आइलैंड में अब हमारे पहले दिन का समापन होता है और हम जा रहे हैं अपने रिसॉर्ट में। लेकिन जिस रास्ते से होकर जा रहे हैं इसमें पड़ता है गोविंद नगर मार्केट, जो कि हैवलॉक आइलैंड का प्रमुख बाज़ार है और इसे लोकल लैंग्वेज में 3 नंबर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। अब हैवलॉक आइलैंड में जिस रिसॉर्ट में हम रुकने वाले हैं उस रिसॉर्ट का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा होटल रूम है जिसे आप देख पाएंगे काफ़ी लग्जीरियस है और इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें सारी वो फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। इस रूम का वॉशरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वॉशरूम एरिया भी काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी स्पेसी है। साथ ही इसमें एक बाथ टब की फैसिलिटी भी दी गई है। अंडमान के हैवलॉक आइलैंड में आज हमारा दूसरा दिन है। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलेंगे गोविंद नगर बीच के लिए। हैवलॉक आइलैंड के एक बेहद खूबसूरत और शांत बीच पर अब हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है गोविंद नगर बीच। अक्सर लोगों को इस बीच के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन ये एक बहुत ही लेस क्राउडेड प्लेस है जहां पर बैठकर आप बहुत अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं, अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। इस बीच का पानी भी बिल्कुल साफ़ है। आप पानी के नीचे देखेंगे तो आपको पूरी मरीन लाइफ बहुत आसानी से नज़र आएगी। जो कोरल्स वगैरह हैं वो भी आप यहाँ इजीली देख पाते हैं। गोविंद नगर बीच तक पहुँचने के लिए कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ तक इजीली पहुँचा जा सकता है होटल्स और रिसॉर्ट्स के पब्लिक रास्ते को यूज़ करके। और गोविंद नगर बीच के किनारे आप देखेंगे तो कई सारे रिसॉर्ट्स और होटल्स भी यहाँ पर बने हुए हैं, तो ईज़िली आप रिसॉर्ट या फिर होटल के रास्ते से आ सकते हैं। हालांकि अभी जिस गोविंद नगर बीच पर हम खड़े हैं इस पोर्शन में हमारा रिसॉर्ट है, तो हम तो ईज़िली यहाँ तक पहुँच गए क्योंकि यहाँ सामने हमारा रिसॉर्ट है और जस्ट उसके सामने बीच है, तो हम तो इजीली पहुंच गए। लेकिन अगर आप यहाँ स्टे नहीं भी करते हैं तो भी आप पब्लिक रास्ते का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं।
गोविंद नगर बीच से आप स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। कुछ इस तरह की बोट होती है जिससे आप जाते हैं समुद्र के बीच में और वहां पर डाइविंग आप कर सकते हैं। 12 मीटर समुद्र के नीचे आपको ले जाया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ और आप देख सकते हैं मरीन लाइफ को बहुत नज़दीक से। स्कूबा डाइविंग के चार्जेस के बारे में बात करूं तो लगभग 5,000 रुपये पर पर्सन का चार्ज होता है और इसके ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो लगभग 20 से 25 मिनट की डाइव होती है जिसमें कि आप अंडर वाटर जाकर मरीन लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। स्कूबा डाइविंग में कुछ इस तरह के ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इस तरह के गियर्स को यूज़ किया जाता है। ये है ऑक्सीजन मास्क जिसे हमें मुंह में लेना होता है और ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे बैक पर टाँकना होता है इस तरह से, जिससे कि इससे वेट भी बना रहता है, हमें डाइव करने में मदद करता है। कुछ वेट्स भी लगाते हैं ताकि हमारी बॉडी अंडर वाटर ईजीली जा सके और कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद फिर हम डाइव करते हैं। कुछ दूरी पर पॉइंट है जहाँ पर आपको कुछ शिप्स नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पर जा कर के एक गहरा पॉइंट आता है जहाँ से हम करते हैं स्कूबा डाइविंग। जब आप स्कूबा डाइविंग करते हैं तो आपकी मेमोरीज़ कैप्चर करने के लिए कुछ इस तरह का अंडर वाटर कैमरा भी यूज़ किया जाता है जिससे कि आपके जो मेमोरी है, आपके फ़ोटोज़ हैं, आपके वीडियोज़ हैं, वो क्लिक किए जाते हैं। लेकिन स्कूबा डाइविंग से पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि कैसे डाइविंग की जाएगी, कैसे ऑक्सीजन मास्क को लगाया जाएगा। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी क्लियर करने के बाद आपको लेकर जाते हैं डाइविंग में और फिर आप अनुभव करते हैं स्कूबा डाइविंग को। स्कूबा डाइविंग में हमारी सेफ्टी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। हमारे साथ कुछ और डाइवर्स भी होते हैं जो कि हमारी सेफ्टी के लिए स्पेशली डाइव करते हैं। जैसे कि हम पानी के अंदर बात नहीं कर पाते तो इस वजह से स्कूबा डाइविंग में हमें साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है अगर हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना हो। वाकई में स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग होता है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। और अभी जो आप ये वाइट कलर का फर जैसा ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं इसे सी एनीमोन कहा जाता है और इसके अंदर क्लाउन फिश रहती है। ये जो मछलियाँ आप देख रहे हैं ऑरेंज और वाइट शेड के साथ, इन्हें क्लाउन फिश कहा जाता है। और अभी जो ये कांटे जैसी आकृतियाँ आप देख रहे हैं इन्हें कोरल्स कहा जाता है जो कि एक प्रकार के समुद्री जीव हैं। कोरल्स के बारे में कुछ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कोरल्स इन्वर्टिब्रेट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। ये बहुत ही छोटे साइज़ के समुद्री जीव होते हैं जो कि कॉलोनीज़ बनाकर रहना पसंद करते हैं। इनका एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो कि इन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। गोविंद नगर बीच में जब आप बीच पर वॉक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे कोरल्स और सी शेल्स आपको नज़र आएंगे। जैसे कि अभी जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से पूरा लाइन से देखेंगे तो ये कोरल्स ही कोरल्स नज़र आते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर अपने हाथ में कलेक्ट की है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कुछ सी शेल्स हैं, सीपियाँ जिन्हें हम बोलते हैं, कुछ इस तरह की सीपियाँ हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कोरल है, एक प्रकार का जीव ही होता है ये, लेकिन अभी ये डेड कोरल बोल सकते हैं हम इसे। ये डेड कोरल है और इस तरह की जो वो कोड़ी बोलते हैं इसको, पुराने टाइम पर इसको एक मुद्रा के रूप में भी यूज़ किया जाता था। एक एक्चुअल में सी ऑर्गेनिज्म होता है, उसका ये शेल होता है बाहर का, लेकिन ये कोड़ियाँ वगैरह भी आपको नज़र आएंगी। ये जो शंख होता है वो नज़र आएगा और कई प्रकार के जो कोरल्स हैं, कोरल्स की जो पूरे अलग अलग शेप होते हैं वो नज़र आएंगे, अलग अलग शेप्स के कोरल। और अभी ये देख सकते हैं आप कि ये जो सीपी है, अब हम अधिकतर देखते हैं कि सीपी इस तरह की होती है, आधी साइड उसकी दिखाई देती है, लेकिन आपको पूरी की पूरी सीपी भी नज़र आएगी। ये दोनों साइड से ये पैक्ड है, इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है जिसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। और एक्चुअल में यही वो सीपी होती है, कुछ थोड़ा बड़ी साइज़ छोटी साइज़ में, जिनके अंदर मोती पाया जाता है, जो पर्ल हम बोलते हैं, वो इन्हीं के अंदर पाया जाता है।
गोविंद नगर बीच से पानी का जो रंग है वो अलग अलग शेड्स में नज़र आता है। जैसे कि आप देखेंगे तो जिस स्थान पर भी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पानी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, नीचे का इजीली दिख पा रहा है, और थोड़ा सा बीच में देखेंगे तो ग्रीनिश शेड आता है, थोड़ा दूर देखेंगे तो ब्लू कलर का शेड आता है, और फिर थोड़ा और दूर देखेंगे तो वहाँ पर भी डार्क ग्रीन टाइप का जो कलर है वो नज़र आता है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ऐसे ही नहीं कि यहीं पे है, पूरा ये यहाँ से जितना भी समुद्र वाला एरिया हम देखते हैं वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है। इसके साथ अगर आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो बहुत अच्छी मेमोरी आप क्रिएट कर पाते हैं। गोविंद नगर बीच के किनारे आपको कई सारे कोकोनट ट्रीज़ भी नज़र आएंगे, जहाँ पर एक्चुअल में आप देखेंगे तो कई सारे नारियल लगे हुए हैं, और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। एक साथ कई सारे नारियल के पेड़ और वनस्पति जो कि इस बीच की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हैवलॉक आइलैंड में अब हम पहुंच चुके हैं काला पत्थर बीच, जो कि सनराइज़ के लिए बहुत फेमस है। यानी कि यहाँ से सूर्योदय का नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इस बीच का नाम काला पत्थर इस वजह से रखा गया है क्योंकि इस बीच पर बड़े बड़े काले पत्थर हैं, यानी कि ब्लैक कलर के कई सारे स्टोन हैं। जैसे कि अभी मैं जिस स्टोन पर खड़ा हूँ ये भी एक तरह का ब्लैक कलर का स्टोन है, और इस वजह से इस बीच का नाम काला पत्थर रखा गया है। हालांकि ये जो बीच का भी पानी दिख रहा है ये हाई टाइड की वजह से थोड़ा बाहर की ओर आया है, लेकिन जब पानी नीचे चला जाता है तो इस बीच के किनारे भी कई सारे काले पत्थर नज़र आते हैं। इस वजह से भी इसे काला पत्थर बीच कहा जाता है। काला पत्थर बीच पर कई सारे टूरिस्ट आपको पानी में स्नान करते हुए नज़र आएंगे, पानी में कुछ खेल खेलते हुए नज़र आएंगे। साथ ही काला पत्थर बीच पर लाइफ गार्ड्स भी अवेलेबल रहते हैं। अगर किसी को कुछ ज़रूरत है या फिर पानी का लेवल ज़्यादा है तो सेफ्टी के लिए वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। साथ ही यहाँ पर बीच के साइड पर कुछ इस तरह के बेड्स भी आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आप बैठकर आराम से इस नेचुरल ब्यूटी का आनंद ले सकते हैं। काला पत्थर बीच पर आपको कुछ इस तरह से गिरे हुए पेड़ नज़र आएंगे, जिनके साथ आप कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि पेड़ का तो सीन आएगा ही आएगा, लेकिन बैकड्रॉप में आपको पूरा काला पत्थर बीच भी नज़र आएगा। काला पत्थर बीच पर कई सारे क्रैब्स बहुत इजीली नज़र आते हैं। जब आप इन काले पत्थरों पर देखेंगे तो कई सारे जो केकड़े हैं वो चलते फिरते नज़र आएंगे, और कई बार कुछ फिशरमैन्स भी आपको साथ में नज़र आ जाते हैं जो कि फ़िशिंग यहाँ पर करते हैं या फिर क्रैब्स को वो पकड़कर लेकर जाते हैं। काला पत्थर बीच के किनारे पर आप देखेंगे तो आपको एक बाउंड्री वॉल नज़र आएगी जो कि पूरे बीच के चारों ओर इसी प्रकार से बनाई गई है, और इस बीच के साइड में देखेंगे तो बहुत ही घना जंगल आपको नज़र आएगा, और ये घना जंगल इतना ज़्यादा है कि नीचे लाइट तक नहीं आ पाती। पेड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा है और पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है, जिसके साथ भी आप चाहें तो यहाँ पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि बीच और फॉरेस्ट के बीच में एक रोड आता है, तो वहाँ आप अपना व्हीकल खड़ा करके या तो पिक्चर्स ले सकते हैं या फिर ख़ुद भी टहलते हुए जा सकते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय भी कर सकते हैं।
काला पत्थर बीच के किनारे पर आपको कई सारी शॉप्स भी नज़र आएंगी, जहाँ पर कुछ खाने पीने के सामान हैं, कुछ कपड़ों की दुकानें हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स की दुकानें हैं जो कि सी शेल्स वगैरह से बनते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ खाने पीने का ट्राई कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको परचेज़ करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अंडमान टूर के लिए बेस्ट सीज़न के बारे में अगर बात करें तो यहाँ आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं एक्सेप्ट मॉनसून सीज़न, क्योंकि मॉनसून में थोड़ी बारिश बढ़ जाने की वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ साल भर में कभी भी आया जा सकता है। अगर पीक सीज़न के बारे में बात करूँ तो वो है दिसंबर से मार्च का। इस दौरान बहुत सारे टूरिस्ट अंडमान ट्रैवल करते हैं, लेकिन पीक सीज़न के टाइम पर दो चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ कि क्राउड बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, दूसरा चीज़ आपको थोड़ा पैकेज का कॉस्ट ज़्यादा मिलता है, थोड़ी आपका जो बजट है वो बढ़ जाता है, यहाँ पर खर्चा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि क्राउड ज़्यादा होगा तो रेट्स भी थोड़ी हाई रहती हैं। तो उस हिसाब से अगर आप क्राउड वाले सीज़न में भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बजट आपको ज़्यादा रखना होता है। हैवलॉक आइलैंड का नाम ब्रिटिश जनरल सर हेनरी हैवलॉक के नाम पर हैवलॉक आइलैंड रखा गया था, लेकिन फिर बाद में 30 दिसंबर 2018 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया है। काला पत्थर बीच के पास में ही है विजयनगर बीच, जिसे भी आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं और ये बीच इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा भी नहीं है। अंडमान में सनसेट और सनराइज़ थोड़ा जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडिया, क्योंकि मान लीजिए अगर नॉर्थ इंडिया में सनसेट हो रहा है लगभग शाम को 7 बजे, तो यहाँ पर सनसेट हो जाएगा 5:30 बजे या 6 बजे तक, और सनराइज़ भी यहाँ पर जल्दी होता है। तो अगर आप अंडमान में सनसेट या सनराइज़ देखने का प्लान कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर स्थान पर, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें कि आप टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पहुँच जाएँ, थोड़ा जल्दी पहुँच जाएँ। उस हिसाब से ना जाएँ कि जैसे आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो वहाँ के हिसाब का टाइमिंग यहाँ चलेगा, यहाँ थोड़ा जल्दी हो जाता है सनसेट और सनराइज़। हैवलॉक आइलैंड की लंबाई और चौड़ाई के बारे में अगर बात की जाए तो ये आइलैंड लगभग 18 किलोमीटर लंबा है और 8 किलोमीटर चौड़ा है। तो इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप अंडमान घूमने का विचार कर रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपना ट्रिप स्वयं ही प्लान करें, सारे अरेंजमेंट स्वयं करें, सारी बुकिंग स्वयं करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है और कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात कि आप अंडमान कैसे पहुंच सकते हैं। अंडमान पहुंचने के आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो बाय फ्लाइट आप आ सकते हैं, जो कि कोलकाता या चेन्नई से आपको ईजिली मिल जाती है, या फिर दिल्ली से भी आप ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है बाय शिप, जैसे कि चेन्नई और कोलकाता में कई सारे पोर्ट्स हैं, वहाँ से आप बाय शिप से भी आ सकते हैं, लेकिन शिप से पहुँचने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन तो रहेगा बाय फ्लाइट से, जिससे कि आप बहुत आसानी से लगभग 4-5 घंटे या 6 घंटे की जर्नी में ईज़िली पहुँच जाते हैं अंडमान में। अब बात करें कि यहाँ पर फूड फैसिलिटी आपको कैसी मिल जाती है। यहाँ पर नॉन-वेज फूड्स ज़्यादा चलते हैं, जो सी फूड्स हैं वो आपको यहाँ ज़्यादा मिलेंगे। और अगर आप एक प्योर वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पर कुछ लिमिटेड ही प्योर वेज की शॉप्स हैं जहाँ पर आप फूड ट्राई कर सकते हैं, और वो शॉप्स आपको मेन मार्केट एरिया में मिल जाती हैं जहाँ पर आप फूड ले सकते हैं। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा महंगा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट साधन रहता है टैक्सी का। और अगर स्टे फैसिलिटी के बारे में बात करें तो हैवलॉक आइलैंड में स्टे फैसिलिटी थोड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिसॉर्ट्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, वो मोस्टली लग्जरी कैटेगरी के होते हैं। तो अब ये तो बात हो गई कि अंडमान टूर आप अपने सेल्फ अरेंजमेंट के साथ कैसे प्लान कर सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है। वो है टूर पैकेज लेने का।
जिसमें कि कोई भी अरेंजमेंट आपको स्वयं नहीं करना होता, सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक ट्रैवल पैकेज बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसकी मदद से हमने ये सारे स्थान घूमे। लेकिन हमारा जो ट्रैवल ड्यूरेशन था, यानी कि जो हॉलीडे पैकेज था, वो 6 नाइट 7 डेज़ का था, जिसमें पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, बारातंग आइलैंड, रॉस आइलैंड, ये सभी स्थान उसमें इंक्लूडेड थे। लेकिन इनमें से अभी हमने सिर्फ हैवलॉक आइलैंड देखा है। पैकेज में आपको कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड मिलेंगी, जैसे कि आपका अपना पर्सनल व्हीकल होगा, जिससे कि आप सारे साइट सीन्स करेंगे। साथ ही आपका होटल 3 स्टार 4 स्टार कैटेगरी के आपको होटल मिलेंगे। ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूड मिलेगा। जितने भी फेरी के टिकट्स हैं या कार के टिकट्स हैं या ट्रांसपोर्ट के कोई भी टिकट हैं, वो सभी इसी में इंक्लूड रहते हैं। एक जनरल कॉस्टिंग आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 4 नाइट 5 डेज़ या 5 नाइट 6 डेज़ का पैकेज लेते हैं अंडमान टूर के लिए, तो आपका पैकेज कॉस्ट पड़ता है 20,000 से लेकर 25,000 पर पर्सन का। पैकेज के रेट्स सीज़न वाइज बदलते रहते हैं, तो करंट रेट्स के लिए आप वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी ट्रैवल डेट के अनुसार अपना हॉलीडे पैकेज ले सकते हैं। और अब हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमने अंडमान ट्रिप के दौरान बहुत एंजॉय किया। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ इस पैकेज के दौरान मिली। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना अंडमान पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन्ड कमेंट में हमने उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पिन भी कर दिए हैं, तो वहाँ से आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये था अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का स्वराज द्वीप आइलैंड, जिसका पुराना नाम था हैवलॉक आइलैंड। हमें यहाँ घूमकर बहुत अच्छा लगा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।